अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम हीट के टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं सेकंड फेज के अंदर और गैसेस के डिफरेंट बिहेवियर्स पढ़ रहे हैं, गैस लॉस को भी हमने डिस्कस किया है। तो आइए आज डिस्कस करेंगे हम रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में क्या फ़र्क है और किन बेसिस पे इनको डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि आइडियल गैस को हम परफेक्ट गैस भी कहा करते हैं। ठीक है, परफेक्ट गैस से मुराद दैट इज इमेजिनरी गैस दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। इसे ये रियल गैस नहीं होती है, ये जस्ट आइडियल होती है, तसव्वुराती गैस होती है, जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंट जो है वो लॉज को कंसिडर करते हैं और डिफरेंट स्टेटमेंट पास आउट करते हैं। ठीक है, ये आइडियल गैस के कुछ पॉस्टुलेट भी हमने पढ़े थे काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में। उन्हीं पॉस्टुलेट की बिना पर आज देखेंगे आप, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं कि जिन पॉइंट्स को हम रियल गैस में पढ़ते हैं जो कि आइडियल गैस में पढ़ते हैं, जो कि रियल गैस में नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं हम कि जितनी भी आइडियल गैस है हमारे पास, जितनी भी अजम्पशंस में, जितने भी लॉज में हम आइडियल गैस को कंसिडर कर रहे होते हैं, वो ओबे करती है तमाम लॉज को। यानी अगर बॉयज़ लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ की बात करें, एवोगाड्रोस लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, इसके अलावा जितने भी गैस लॉज हैं वो सब के सब ओबे करती है एक आइडियल गैस तमाम प्रेशर और तमाम टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ पर। इसका मतलब है कि इट ओबेज गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस एक इमेजिनरी गैस है और वो तमाम प्रेशर और तमाम टेम्परेचर पे गैस के लॉज को ओबे करती है। जबकि अगर हम रियल गैस की बात करें, रियल गैस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे केमिस्ट्री में बच्चे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाइड्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है। ये सब वो गैसेस हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इनका सर्टेन मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जांपल इनमें सबसे लाइटेस्ट गैस मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, जिसका मास जो है वो 2 ग्राम है। ठीक है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो 28 ग्राम है। इस तरह मॉलिक्यूलर मास इनका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात जो समझाना चाह रहे हैं आपको, ये समझाना चाह रहे हैं कि रियल गैस बेसिकली एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में, जबकि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक परफेक्ट गैस होती है जो कि आइडियलाइज्ड जिसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा, रियल गैसेस जितनी भी हैं वो गैस लॉज को ओबे करती हैं या नहीं, ये बात हमें समझनी है कि जितनी भी रियल गैस होती हैं वो ओबे करती हैं गैस लॉ को एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये अक्सर जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है स्टूडेंट से, और एग्जाम में डिफरेंशिएट के तौर पे पूछा जा सकता है कि बताइए रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि आइडियल गैस तो तमाम प्रेशर और तमाम टेम्परेचर की वैल्यूज पर गैस लॉस को ओबे करती है, लेकिन जो रियल गैस है वो सिर्फ ओबे तब करती है, यानी गैस लॉस को फॉलो तब कर रही होगी हमारी रियल गैस जब हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होगा और प्रेशर लो होगा। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर लो हुआ और प्रेशर हाई हो गया, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हमारा टेम्परेचर लो हो गया और प्रेशर जो है वो हाई हो गया, इस कंडीशन में, बहुत गौर से बात सुनिएगा, इस कंडीशन में लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस कंडीशन में जो हमारी रियल गैस है वो आइडली बिहेव नहीं करेगी, यानी वो गैस लॉस को ओबे नहीं करेगी, वो डेविएट कर जाएगी गैस लॉस से। यानी वो गैस लॉस में जितनी भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं उसको फॉलो नहीं कर सकेगी। एज फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन एक गैस है और वो तमाम गैस लॉस को, बॉयज़ लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, उसको फॉलो करेगी, उसको ओबे करेगी। कब? जब मेरा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। लेकिन यहीं अगर मैं ऑक्सीजन की जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसकी कंडीशन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कर दूंगा, तो ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस से डेविएट करना शुरू कर देगा। यानी आइडियल गैस चूंकि लॉ ओबे करती है, अगर ऑक्सीजन लॉ ओबे नहीं कर रही होगी, इसका मतलब है कि वो डेविएट कर चुकी है। और किसी भी रियल गैस की डेविएट करने की जो प्रॉपर्टी है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही होगी। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की, तो इस पर हमारी जो गैस होती है वो ओबे करती है गैस लॉस को। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में बात की जा रही है जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के पोस्टुलेट में भी हमने पढ़ा था कि जो आइडियल गैस होती है वो इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच आर पॉइंट मासेस,
और मैं आपको पॉइंट मासेस का मतलब पहले भी बता चुका हूँ। पॉइंट मास का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल तस्वुर करते हैं। वो ये कह रहा है कि आइडियल गैस चूंकि तस्वुराती गैस है, चूंकि एक परफेक्ट गैस है, तो हम क्या कहते हैं कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं आइडियल गैस के, उसे हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। यानी अगर मैं आइडियल गैस किसी एक पार्टिकल की बात करूं तो उसका मास तो होगा लेकिन उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, उसका वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल तस्वुर करते हैं। जबकि रियल गैस के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रियल गैस में हमेशा पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं और हर मॉलिक्यूल का अपना डेफिनेट साइज होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा होता है क्योंकि उसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। इसका मतलब है जितनी भी रियल गैसेस हैं हमारे पास, उसके पार्टिकल को हम पॉइंट मास नहीं कहते, उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। लिहाजा रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर मॉलिक्यूल का अपना डेफिनेट साइज होता है। जबकि आइडियल गैस के अंदर हम कहते हैं कि तमाम गैस, आइडियल गैस जो है उसमें पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं पॉइंट मास के ऊपर। पॉइंट मास वो चीज़ होती है जिसका कोई ना कोई मास होता है लेकिन उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लास्ट जो इसमें पॉइंट लिखा है वो ये लिखा गया है कि, और ये पॉइंट भी हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि आइडियल गैस के मुताबिक पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेंस पोजेसेस नो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने डिस्कस किया था काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में कि जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं है। सिर्फ मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स कब लगाता है, जब वो कोलाइड करता है। एक्सेप्ट कोलिजन, उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव और कोई रिपल्सिव फोर्सेज नहीं होती। ये हमारी आइडियल गैस के लिए पॉइंट था और ये हमारी थ्योरी में शामिल है। जबकि एक्चुअल में रियल गैसेस जितनी भी आपको बताई है मैंने, रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई दे पोजेसेस सम पोटेंशियल एनर्जी। आप देखें पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। चाहे वो कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट जो है हमारी रियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती है। और ये डिफरेंस है हमारी रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में। दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। और अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमारी जो एक्चुअल में रियल गैस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं, और जो आइडियल गैस हम इसको तस्वुर करते हैं, जिसको हम परफेक्ट गैस समझते हैं, उसके कुछ पोस्टुलेट हम अजम्पशंस करते हैं उसके लिए और उनको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस का टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज जनरल गैस इक्वेशन। जब बच्चे को आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाता है, फिर उसे हम जनरल गैस इक्वेशन की तरफ लेके जाते हैं। और जनरल गैस इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन है जो कि आइडियल गैस फॉलो कर रही होती है। ठीक है, अब हम उसकी तरफ आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जनरल गैस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। और जनरल गैस इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो ये होती है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ और ये हमें ड्राइव करनी है। PV is equal to nRT। बेसिकली दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैसेस। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जो कि आइडियल गैस फॉलो करती है। ठीक है, और रियल गैस तब फॉलो करती हैं जब उनका बिहेवियर आइडियल गैस के बराबर होता है या उसके कंपैरेटिवली चल रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास वो जनरल गैस इक्वेशन है विच टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर फिगर बना दी है जिससे आपको मैं बता सकूंगा। सपोज फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द इनिशियल पैरामीटर्स आर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा पहला ब्लॉक देख रहे हैं आप लोग, ये पहला सिलेंडर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, और हमने स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेके चलना है। अगर आप ये फिगर समझ जाएंगे तो ये पूरी डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगी और आसानी समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले सिलेंडर में जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो है V1। ठीक है, इनिशियल पैरामीटर्स बता रहा हूं मैं आपको। जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है, इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि द इनिशियल पैरामीटर्स आर प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 एंड वॉल्यूम V1। ठीक है, अब हम खड़े हुए हैं स्टेज 1 पे। दिस इज स्टेज 1। ठीक है, इनिशियल पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए, P1, V1 एंड T1। हमें क्या करना है, अब मैं सपोज ये कर रहा हूं कि नाउ सपोज दैट इफ वी keep the temperature constant, then according to Boyle's law the pressure is inversely proportional to volume और the volume is inversely proportional to pressure, जो कि हम Boyle's law में ऑलरेडी डिस्कस
कर चुके हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि नाउ इफ यू कंसीडर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, उसको कांस्टेंट करने के मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में मैं फर्स्ट से सेकंड स्टेप तक जाने के लिए मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। देखिए इनिशियल पैरामीटर में टेम्परेचर क्या था, T1 था, और सेकंड में जाते हुए भी टेम्परेचर T1 ही है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चेंज क्या चीज हुई है, वॉल्यूम V1 से बढ़कर Vx हो गया है। इसको मैंने x लिया, आप भी x लेंगे। V1 से बढ़कर ये Vx हो गया है, ठीक है, जबकि प्रेशर P1 से कम होकर P2 हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर में भी चेंजेस आई हैं, वॉल्यूम में भी चेंजेस आई हैं, लेकिन टेम्परेचर सेम रहा है। यही उसने कहा था हमें बॉयल्स लॉ ने। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक आप जरा गौर से देखिएगा, बॉयल्स लॉ ने कहा था कि जब दो स्टेट्स होंगी, नंबर 1 स्टेट एंड नंबर 2 स्टेट होगी, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेट का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बराबर होगा सेकंड स्टेट के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के। स्टेट नंबर 1 पे मेरा प्रेशर है P1 और मेरा वॉल्यूम है V1, लिहाजा P1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में मेरा प्रेशर है P2 और मेरा वॉल्यूम है Vx, तो मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय Vx। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा इस स्टेज पर कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि T1 इक्वल टू T1, टेम्परेचर चेंज हमारा इसमें नहीं हुआ। तो हम ये कंसीडर किया हमने कि इफ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट देन the volume is inversely proportional to the pressure, और in such way we can apply the Boyle's law। और Boyle's law की इक्वेशन के तहत हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है P1 V1 is equal to P2 Vx, यहाँ से हम Vx को सेपरेट आउट अगर करते हैं तो P2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर Vx की बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी, Vx की इक्वेशन बनेगी P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। इसे आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, यहाँ हम कहाँ तक पहुँच गए, स्टेट 1 से हम स्टेट 2 की तरफ पहुँच चुके हैं, और जिसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, जबकि वॉल्यूम भी चेंज हुआ और प्रेशर भी चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब हम ये कहेंगे कि नाउ कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को अब कांस्टेंट कर दें, स्टेट 2 पे पहुंच गए हम। अब आपने स्टेट 2 की प्रॉपर्टीज क्या देखनी है कि स्टेट 2 पे मेरा प्रेशर है P2, ठीक है, मेरा वॉल्यूम है Vx स्टेट 2 पे, और मेरा टेम्परेचर अभी भी T1 है। चूंकि मैं स्टेट 2 पे हूं तो स्टेट 2 पे पूरा ऑल ओवर टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मैं यहां पर जा रहा हूं स्टेट 2 से स्टेट 3 की जानिब, तो आप कहेंगे कि नाउ कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, देखें यहाँ भी P2 प्रेशर है, और अगर आप यहाँ चले जाएं तो यहाँ पर भी प्रेशर P2 है। इसका मतलब है कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है। बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आप देखें वॉल्यूम यहां पर Vx से V2 हो गया, यानी वॉल्यूम Vx से इंक्रीज हुआ है, V2 हो गया है, लिहाजा टेम्परेचर भी T1 से इंक्रीज होकर T2 हो गया है। यहां पर टेम्परेचर देखें कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा है। चार्ल्स लॉ कहता था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बट एट कांस्टेंट प्रेशर
तो आप देख सकते हैं स्टेट 2 से स्टेट 3 पे गया हूं मैं, लेकिन मैंने प्रेशर को चेंज नहीं किया। फर्स्ट से सेकंड स्टेट पे जाने के लिए हमने प्रेशर को चेंज किया था, चूंकि वॉल्यूम चेंज हुआ और टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये थी बॉयज लॉ की स्टेटमेंट। चार्ल्स लॉ कहता था कि प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट कर देंगे, जो भी स्टेट 2 पे प्रेशर है, स्टेट 2 पे प्रेशर था P2, जो भी स्टेट 2 पे प्रेशर है उसको सेम रहने दें स्टेट 3 तक, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, गौर से देखिएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्टेट एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टेट is equal to the ratio of the volume at second state to the temperature of second state। ठीक है, और से देखें आप लोग, हमने ये डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ के अंदर कि V1/T1 बराबर होता है V2/T2 के, यानी आप कितनी भी स्टेट्स पे आगे चले जाएं, लेकिन जो रेशियो होता है किसका, वॉल्यूम टू टेम्परेचर का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है ऑल स्टेट्स पे। ठीक है, इक्वल होता है कांस्टेंट के। तो यहाँ पे आप देखें जो सेकंड स्टेट है मेरी, उसमें मेरा वॉल्यूम है Vx और टेम्परेचर है T1, तो Vx/T1 का रेशियो बराबर होगा, थर्ड स्टेट पे मेरा वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2, तो ये बराबर होगा V2/T2 के। यहाँ से भी अगर आप Vx को अलग करें, चूंकि हमने यहाँ से भी Vx को अलग किया और यहाँ से भी Vx को अलग करेंगे, तो आपके पास Vx की फॉर्म में एक दूसरी इक्वेशन आएगी विच इज V2 × T1। ये T1 ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 × T1 डिवाइडेड बाय T2। दिस इज बेसिकली द सेकंड इक्वेशन जो कि हमने चार्ल्स लॉ के जरिए बनाई है। और अब हम क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमने Vx को देखें अलग कर लिया है कि चाहे आप बॉयज लॉ को फॉलो कर रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, या आप चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर के साथ, जो सेकंड स्टेट पे आपका वॉल्यूम है वो दोनों में सेम है। देखें यहाँ पर सेकंड स्टेट में वॉल्यूम आपका Vx है, यहाँ पर पहली स्टेट में जो आपका वॉल्यूम है वो Vx है। तो हमने Vx को सेपरेट आउट कर दिया और अब हम दोनों Vx को यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेट करें। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा था 2 स्टेट से 3 स्टेट तक, जबकि बॉयज लॉ फॉलो हो रहा था फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। किस चीज़ को कंपेयर करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने कंपेयर करना है। तो आइए लिखते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास बनेगा आंसर P1 V1 अपॉन, यहाँ पे देखें P2 इज इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने एक सेट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक तरफ लेके आना है और सेकंड स्टेट के सेट को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। तो देखें T1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब T1 इस साइड पे आएगा तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह P2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस पैरामीटर P1 V1 अपॉन T1 ऑफ फर्स्ट स्टेट, पहली स्टेट पे जो P1 V1 T1 हमारा है वो बराबर होगा P2 V2 T2 जो कि हमारा थर्ड स्टेट पर है। इसका मतलब है कि किसी भी स्टेट पे आप प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा कांस्टेंट वैल्यू के। ठीक है, लिहाजा यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है विच इज P V अपॉन T इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको फर्दर हम आगे लेके चलेंगे तो हमारी जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, और किसी को कोई सवाल है तो काइंडली वो सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उसके जवाब के साथ जल्द अज जल्द हाजिर होंगे।
यहाँ पर आपकी इक्वेशन पहुंच चुकी है, P मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय T इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इस डेरिवेशन को आगे लेके चलेंगे जी। तो हम मैंने ये इक्वेशन को यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया है, जो हमने यहाँ से ड्राइव की है, पी वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखें आप, पी वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम नाम देते हैं पी वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आर एम। ठीक है, ये जो आर एम कॉन्स्टेंट है, चूंकि हम यहाँ ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पी वी और डिवाइडेड बाई टी जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, फॉर डिफरेंट गैसेस अगर हमारे पास आइडियल गैस की बात करें, सॉरी रियल गैस की बात करें, तो फॉर डिफरेंट गैसेस आपके पास जो आर एम की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर एम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, यानी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है आर एम की वैल्यू। एंड फॉर 1 मोल ऑफ एवरी गैस, अगर हम एक मोल की बात करें तो तमाम गैसेस के लिए आर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पी वी इज इक्वल टू अपॉन टी इज इक्वल टू, चूंकि आर एम मोल्स पे डिपेंड करता है तो हम इसको फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे मेंशन करता हूं फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आर एम की वैल्यू बन जाएगी एन आर। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज बेसिकली द कांस्टेंट, जो हमने वहां से कांस्टेंट लेके आए उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर। और अब अगर आप पी वी इज इक्वल टू एन आर, और टी यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज योर जनरल गैस इक्वेशन। और इसी जनरल गैस इक्वेशन में अगर आप बात करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के 1 मोल की अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट गैसेस के लिए, बात को यहाँ पे समअप करते हैं, डिफरेंट गैसेस के लिए जो आर एम की वैल्यू है वो मोल्स पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाइड्रोजन के या ए गैस के और बी गैस है, ए गैस के 2 मोल्स हैं, ठीक है, और बी गैस के 4 मोल्स हैं, तो बेसिकली जो आर एम की वैल्यू है वो ए गैस की कम होगी, बी गैस की ज़्यादा होगी। चूँकि ए गैस के में हमारे पास 2 मोल की बात हुई है और बी गैस में 4 मोल्स की बात हुई है। तो मैंने यही लिखा है कि फॉर डिफरेंट गैसेस द वैल्यू ऑफ आर एम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मैं बात करूं कि दोनों के एक मोल लिए हमने, इस ए गैस का भी 1 मोल है और बी गैस का भी 1 मोल है, तो इसका मतलब है ऐसी सूरत में हमारे पास आर एम की वैल्यू आर बन जाती है। कैसे? अगर आप एन की जगह पर 1 रख देंगे फॉर 1 मोल, जैसे ही मैंने एन की जगह 1 रखा यहाँ पर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर, विच इज पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसका मतलब है जब हम किसी भी गैस के 1 मोल की बात करेंगे तो जनरल गैस इक्वेशन हमारी बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। और जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे कि n नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ अ गैस, V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, T इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड R इज द जनरल गैस कांस्टेंट। तो अगर आप पूछते हैं कि सर R क्या है, तो मैं लिखता हूं वेयर R इज जनरल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और कहते हैं, और जनरल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, डिफरेंट यूनिट्स में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसको डिफरेंट यूनिट में कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे। ठीक है, एक इसका यूनिट होता है हमारे पास ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, और एक यूनिट होता है R का हमारे पास जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ आपके सामने जूल्स पर मोल केल्विन की, जो कि आप अक्सर न्यूमेरिकल में यूज़ किया करेंगे। 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन।
ये इसकी वैल्यू है आर की, विच इज जनरल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है जो कि हम न्यूमेरिकल में फिक्स यूज करते हैं। अगर एक नंबर ऑफ मोल है, 1 नंबर ऑफ मोल है तो यही वैल्यू होगी। अगर 2 नंबर ऑफ मोल है तो ये आर की वैल्यू विच इज 8.314 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 मोल है तो रिस्पेक्टिवली इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमने इक्वेशन ऐसी बना दी है कि जब भी नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे आप उस नंबर ऑफ मोल्स को इस n की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको r की वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को इस n की जगह पर प्लेस करेंगे। r की जगह पे आपकी वही r की वैल्यू होगी जो कि 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स जनरल गैस इक्वेशन खत्म हो चुकी है और ये रिजल्ट है हमारी जनरल गैस इक्वेशन का, विच इज PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आपसे कहा था। ये इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं और हमने यहाँ पर ड्राइव कर ली। किसी भी स्टूडेंट के इस हवाले से, इस इक्वेशन के हवाले से कोई सवाल हो तो काइंडली हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।